Hello students, welcome to our channel Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be starting with Standard 11 Part 1, that to Lesson 1, Angle and its Measurement. Now see, before starting with the practice set 1.1, initially in the coming up 2-3 videos, हम लोग जो इसका theory है, okay, एंगल एंड मेजरमेंट. सो एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनके मेजरमेंट कौन कौन से सिस्टम में आते हैं, ओके, वो सब पढ़ने वाले हैं. तो पहले 2 से 3 वीडियोस फुल थियोरेटिकल रहेंगे, बेसिक रहेंगे. सो मेक श्योर ये वीडियोस आप पूरा देखो और इसे राइट डाउन भी करो और पेन और पेपर लेके ही बैठो. आपको जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या शुरुआत में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ओके, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है, और हाँ बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है वो आपके बार पे पॉप अप हो जाएगा. ओके, सो कमिंग अप विद दिस वीडियो, सी एंगल. अब अपन देखेंगे एंगल का जो डेफिनेशन है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है. राइट स्टैंडर्ड 9th और 10th में आपने जो सीखा होगा वो ये डेफिनेशन है. और एक और बात, स्टैंडर्ड 9th या 10th तक आपने सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स देखे, ऑलमोस्ट. ओके, ऑलमोस्ट आपने पॉजिटिव एंगल्स ही देखे हैं. सो अब जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग नेगेटिव एंगल्स भी देखेंगे, ओके, सेंस ऑफ रोटेशन भी देखेंगे. अभी तक हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन ही देखते हैं. अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब क्या? सो जो एंगल रहता है उसका आप मेजरमेंट लिखते हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ओके, 210 डिग्री. तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, मतलब कितना घूमा है. ओके, अब इसके साथ साथ हमें ये 11th में हमें सेंस ऑफ रोटेशन भी देखना है, मतलब कौन से डायरेक्शन में घूमा है. ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं हुआ, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो अगले फ्रेम में हम वो देखेंगे. अभी स्टार्टिंग विद दिस एंगल पार्ट. एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रेज. अब रे क्या होता है वो देखो आप. सबसे पहले सपोज ये एक रे है, ओके, रे एक साइड से एक्सटेंड हो सकता है, वी कैन प्रोड्यूस इट इंडेफिनिटली ऑन वन साइड, और एक साइड से वो बिल्कुल आगे नहीं जा सकता है, वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. यहाँ पे वो स्टॉप हो गया है. ओके, जहां पे एरो है वहां से वो आगे बढ़ सकता है इंडेफिनिटली, कितना भी आगे बढ़ सकता है. सो क्या बोल रहे हैं ये लोग? एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रेज. 2 रे होने चाहिए. ये तो एक रे हो गया, एक और रे होना चाहिए, इधर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. मतलब वो जो 2 रेज हैं वो कोलिनियर भी चलेंगे, नॉन कोलिनियर भी चलेंगे. बस एक बात ध्यान में रखना है आपको, हैविंग सेम ओरिजिन. जैसे दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस रे, तो दूसरे रे का भी यही ओरिजिन पॉइंट रहेगा. अब देखो ये 2 रेज है अलग अलग विद सेम ओरिजिन, तो ये एंगल तैयार हो गया, एंगल AOB फॉर एग्जांपल. बराबर है. अब यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है कि दोनों रेस कोलिनियर रहे तो भी चलेगा, नॉन कोलिनियर रहे तो भी चलेगा. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों रेस नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है. एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे रहे तो भी चलेगा. जैसे ये एक रे है, ओके, और ये देखो ये एक ऑपोजिट रे है उसका, दोनों रेस कोलिनियर है. ओके, तो ये भी एक एंगल है, ये एंगल 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल. सो दोनों रेस कोलिनियर रहे तो भी चलेगा, नॉन कोलिनियर रहे तो भी चलेगा, बट वो रेस पैरेलल नहीं होना चाहिए. क्योंकि पैरेलल अगर रहे तो सपोज एक रे इधर है और दूसरा रे पैरेलल ऐसा है, तो उनका सेम ओरिजिन नहीं है. ओके, दोनों का ओरिजिन पॉइंट अलग अलग है. सो एंगल बनाते वक्त 2 रेस होने चाहिए, दे शुड बी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, बट उनका जो ओरिजिन है वो सेम होना चाहिए, तब एंगल तैयार होता है. नाउ सी, द ओरिजिन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, इसे एंगल का वर्टेक्स कहा जाता है. सो यहाँ पे भी देखो O इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB, यहाँ पे भी O इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB, एंड ईच ऑफ द रेज इज नोन एज आर्म और साइड ऑफ द एंगल. ये जो दोनों रे हैं इन्हें एक तो एंगल का आर्म कहा जाता है या तो साइड कहा जाता है. नाउ सी, this is angle AOB. In angle AOB, O is vertex of angle AOB and ray OA and ray OB are the arms of angle AOB. Okay? एक और बात, इन्हें लिखते वक्त जब आप सिर्फ रे लिखोगे तो मेक श्योर कि आप रे OA लिख रहे हो और रे OB लिख रहे हो. रे AO मत लिख देना, और BO भी नहीं चलेगा. जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, रे OA एंड रे OB. अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसे एंगल AOB पढ़ूंगा, हो सकता है कि आप इसे एंगल BOA पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंगल AOB जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, और BOA जो पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज है. इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ रोटेशन. मतलब मैं अगर एंगल AOB पढ़ूं या BOA पढ़ूं, अगर वो एंगल 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही रहेगा.
बराबर है। तो सिर्फ हम जब एंगल की बात करते हैं, बराबर है, सिंपल एंगल एओबी, एंगल बीओए, तो हम इनका जो रोटेशन है, ओके, कितना डिग्री का एंगल है वो बात करते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको कि हम सिर्फ एंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम अगले फ्रेम में देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रोटेशन के साथ साथ सेंस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, डायरेक्टेड एंगल्स। नाउ सी द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रेज OA एंड OB। अब देखो, आप ये तो जानते हो कि एंगल बनाते वक्त हमको दो रे लगते हैं, जो हमने पिछले फ्रेम में देखा, पर अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स मतलब दो, और ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो, दैट इज टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो x और y की वैल्यू आती है, तो आप सॉल्यूशन लिखते हो, बहुत से बार ऐसा लिखते हो कि 3 1 इज द सॉल्यूशन, बराबर है। आप ऐसा लिखते हो, 3 1 इज द सॉल्यूशन लिखते हो, या ऐसा लिखते हो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब बहुत से बच्चे सिर्फ ये लिखते हैं, तो अब एग्जामिनर को कैसे समझेगा कि ये 3 जो है ये x का वैल्यू है और 1 जो है y का वैल्यू है? बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, ये राउंड ब्रैकेट आता है ना, तो राउंड ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर को बताता है, मतलब अल्फाबेटिकली कौन सी चीज पहले आ रही है। ओके, x और y है, तो अल्फाबेटिकली x पहले है, सो ऑब्वियसली 3 विल स्टैंड फॉर x एंड 1 विल स्टैंड फॉर y। जरूर नहीं सिर्फ x और y, आप अगर जो सम सॉल्व कर रहे हो उसमें वेरिएबल्स a b है अगर, तो ऑब्वियसली 3 विल गो फॉर a एंड 1 विल गो फॉर b। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे भी ये वर्ड यूज हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रेस, दो रे है, रे OA एंड OB। अब ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट रे विल बी द टर्मिनल आर्म एंड सेकेंड रे विल बी द, सॉरी, फर्स्ट रे विल बी द इनिशियल आर्म एंड सेकेंड रे विल बी द टर्मिनल आर्म। अब ये सब क्या है ये देखेंगे यहाँ पे, अभी आप इतना ध्यान में रखो। सो द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रे OA एंड रे OB टुगेदर with the rotation of ray OA to occupy the position of ray OB। Now see, मैं तो भी ये बोलूंगा कि एक प्रकार से थोड़ा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। कैसे? सपोज ये मार्कर है, ये एक रेड इंक का बॉक्स है हमारे पास, ओके, रेड इंक का टब है जो भी है, उसमें हमने इसको डिप कर दिया, अब ये पूरा रेड हो गया और मैंने इसको ऐसे रख दिया। ऐसे रखने के बाद मैंने बस ये इसको ऐसे उठाया, इसका ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ कहीं भी, और ऐसे आगे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो रे OA था ये ऐसा उठा, घूमा और ये फाइनल पोजीशन ऑक्यूपाई की, बराबर है। सो इसलिए इन्होंने बोला गया है, सॉरी, इसलिए इन्होंने बोला है रोटेशन ऑफ रे OA टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ रे OB। ओके, अब देखो यहाँ पे पोजीशन वगैरह इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रेस टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ रे OA to occupy the position of ray OB which will be the final position is called directed angle AOB and is denoted by ये सिंबल है डायरेक्टेड एंगल का। ओके, सिंपल एंगल जो रहता है वो हम ऐसे लिखते हैं, अगर एंगल AOB बोलेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन डायरेक्टेड एंगल AOB बोलेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पहला रे है आपका OA रे, या फिर डायरेक्ट एंगल AOB लिखा है तो फर्स्ट रे रहेगा आपका ये जो पहले दो लेटर्स से बना है, बराबर। ये रहेगा इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म मतलब ये शुरुआत है आपके एंगल की। फिर जैसे उन्होंने बोला है कि रे OA फिर वो मूव होता है ना, ऑक्यूपाई द फाइनल पोजीशन, तो ये फाइनल पोजीशन मतलब घूम घूम के यहां तक आएगा वो, बराबर है। सो रे OB इज द टर्मिनल आर्म, OA रहेगा इनिशियल, ओके, जो घूमता नहीं है इन शॉर्ट, और रे OB रहेगा टर्मिनल जो घूम के एक जगह पर उठ जाता है, बराबर। अब यहाँ पे देखो आप, डायरेक्टेड एंगल AOB बोला गया है तो OA इज इनिशियल आर्म, OB इज टर्मिनल आर्म, और ये डायरेक्टेड एंगल BOA बोला गया है तो रे OB इज इनिशियल। यहाँ पे OB जो है वो इनिशियल है, यहाँ पे OA इनिशियल था, यहाँ पे OB इनिशियल है, यहाँ पे OB टर्मिनल था यानी फाइनल आर्म, और यहाँ पे OA टर्मिनल आर्म है। आ रहा है ध्यान में आपको? अब देखो एक और बात, मैंने पिछले फ्रेम में आपको बोला था, पिछले फ्रेम में क्या, ये फ्रेम में देखो अभी आप, अगर मैं ऐसा लिखता हूं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOA, ये करेक्ट है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये भी करेक्ट है। अब आप देखो एक जगह इक्वल टू की साइन यूज हुई और एक जगह नॉट इक्वल टू की, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एंगल बोल रहा हूं और यहाँ पे मैं डायरेक्टेड एंगल्स बोल रहा हूं। सिर्फ एंगल जब मैं बोल रहा हूं, देखो दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे 30 डिग्री है। सो सिर्फ मेजरमेंट की जब आप बात करेंगे हम, यानी
अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू एंगल बीओए, दोनों 30 डिग्री है। लेकिन जब मैं डायरेक्टेड एंगल की बात करूंगा तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, भले ही उनके मेजरमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टेड एंगल जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे इनिशियल आर्म ओए है और यहाँ पे इनिशियल आर्म ओबी है, यहाँ पे फाइनल आर्म ओबी है और यहाँ पे फाइनल आर्म ओए है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है इनिशियल और फाइनल आर्म। इसलिए डायरेक्टेड एंगल एओबी कैनॉट बी इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल बीओए इवन इफ दे आर सेम इन मेजरमेंट, मतलब अगर वो सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो भी वो इक्वल नहीं रहेंगे व्हेन वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रोटेट होता है, ओबी जो आर्म है ये रोटेशन से मिला है अपने को। अब ये रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, बराबर है। अब घड़ी के जो 3 हैंड्स होते हैं आपको पता है, वो ऐसे घूमते हैं, बराबर है, और घड़ी की उल्टी दिशा ये आएगी, बराबर। तो अब ये ओबी है, ये जब ऐसा घूमेगा तो ये है घड़ी की उल्टी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तब जो एंगल तैयार होगा वो पॉजिटिव रहेगा। और तो और ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऊपर ही घूमे, ऐसे नीचे भी जा सकता है घड़ी की दिशा में भी, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तब जो एंगल तैयार होगा वो निगेटिव एंगल रहेगा, बराबर है। इसलिए सेंस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कैसे बताया जाता है कि एरो से बताते हैं कि भैया क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये इधर एरो देंगे। और फॉर एग्जांपल अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो इसको -30 सॉरी ये क्लॉकवाइज घूमता तो -30 लेते थे और एरो ऐसा आता था। एरो ऊपर की ओर है मतलब एंटी क्लॉकवाइज और एरो नीचे की ओर है मतलब क्लॉकवाइज। While writing the directed angles, we take following points into consideration. The first is initial arm. Initial arm कौन सा है वो बताना पड़ता है, okay? Then terminal arm, जो final arm है वो कौन सा है वो, okay? Sense of rotation, whether it is rotating in clockwise direction or anti-clockwise direction, and amount of rotation, मतलब कितना घुमा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री, okay? 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, वो बताना पड़ता है। Now see, in this video we studied about directed angles. अब जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे अराउंड 2 से 3 वीडियो अगले ऐसे रहेंगे जिसमें हमें टाइप्स ऑफ एंगल सीखना है। देयर आर 24 टाइप्स ऑफ एंगल इन मैथमेटिक्स, ओके? ज्यादा भी हो सकते हैं पर इनिशियली हमने 24 एंगल्स का एक सेट बनाया है पूरा। सो आने वाले जो 2 या 3 वीडियोस रहेंगे उसमें हम सारे 24 टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसमें से बहुत से एंगल अभी तक आप देख चुके हो स्टैंडर्ड 10 तक, वो हम फिर से रिवाइज करेंगे बिकॉज इट इज नेसेसरी। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये जो बेसिक्स है ये सिर्फ एंगल एंड मेजरमेंट के लिए जरूरी नहीं है, ये आगे जो दूसरे टॉपिक्स है 11th में 12th में बोलो जेडब्ल्यू में बोलो, ये कहीं पे भी आपको काम में आ सकता है। सो मेक श्योर बेसिक अवॉइड मत करो कभी भी मैथ्स में। एंड सेकेंडली बहुत से बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स सिर्फ सॉल्विंग सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, बट मैथ्स में बहुत थ्योरी है और जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी आपको सम समझ में नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर डोंट अवॉइड द बेसिक्स एंड थ्योरीज इन मैथमेटिक्स, ओके? अगर ये आपको आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका सम सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर बहुत से क्लासेस है हर जगह पे जो क्या करते हैं बच्चों को पूरे सम्स करवा देते हैं, बाद में बोलते हैं ये सम 3 बार लिख के लाओ। अब आप स्टैंडर्ड 11th में आ गए हो और आपका टीचर आपको एक ही सम 3-3, 4-4 बार लिखने लगा रहा है तो कोई मतलब नहीं है वो चीज को। मेरा ही मानना है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार सम सॉल्विंग में आपको समझ में आ जाता है। हाँ, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कौन से सम्स की? जो टफ सम्स है उनकी प्रैक्टिस करो, बराबर है। एक बार सम देख लो, पूरा लिख के सॉल्व कर लो, बराबर है, और उसके बाद बिना देखे करो। आपको आ गया, बिना देखे आपका आंसर करेक्ट आ गया तो वो सम वापस करने की जरूरत नहीं है, दूसरे टाइप के सम्स करो, बराबर है। 100 सम्स 5-5 बार लिखवाते हैं टीचर्स, कोई मतलब नहीं है वो बात में। आपको वो सम रट जाते हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, सम दे दो वो उसी टाइप का या वही सम दो 100 में से तो बच्चा सॉल्व कर लेगा। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया सम में तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट पे ध्यान दिया ही नहीं। और बहुत से टीचर्स इसी में लगे आजकल कि 100 में से 100 लाना है बस, क्योंकि अपना जो पैटर्न रहता है उसमें भी क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, कोई बहुत हार्ड सम्स नहीं आते पेपर में, ओके? जो भी आपके बोर्ड्स रहते हैं स्पेसिफिक, कोई हार्ड सम्स नहीं आते पेपर में, बहुत इजी सम्स आते हैं और टेक्सचुअल ही रहते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर के बहुत रेयर सम्स आते हैं, बराबर। लेकिन आपका जो फोकस है वो जेडब्ल्यू पे भी है और जेडब्ल्यू जो है उसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मेक श्योर कि बेसिक्स पे ध्यान दो और थ्योरी पे भी ध्यान दो। सो नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने वाले 2 या 3 वीडियोस रहेंगे। मेक श्योर कि आप ट्यून इन रहो ये सब चीजों को, कनेक्टिविटी में ब्रेक नहीं होना चाहिए।